नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स सेट 10। जैसा कि आपने देखा, अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं और एग्जाम स्टैंडर्ड के लग रहे हैं। आशा करता हूँ इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे होंगे, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत रॉक सॉलिड हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जून 2020 से अप्रैल 2021 के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, ये है सेट 10। आप हमसे जुड़ सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। इसके PDF आपको @कपिल लाइव मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन NSFE 2020-2025। याद रखिएगा, अभी आई थी। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, NCFE ने इसे प्रिपेयर किया है। टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ NSFE। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि NSFE क्यों न्यूज में था और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आशा करता हूं आप इसका आंसर ठीक से बता पाए होंगे। दोनों करेक्ट हैं। देखते हैं ये कौन लेके आया है। RBI ने रिलीज किया था नेशनल स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल एजुकेशन पॉलिसी। RBI की रिलीज है ये। अब ये इंटेंट क्या करती है, देखो हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच का डिफरेंस, ये उसी बात पे चर्चा करती है। ये जो रिपोर्ट है इसको प्रिपेयर किया नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, PFRDA, RBI से भी। आइडिया ये है कि देश में जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके अभाव है, जो भी कमियां हैं लोगों में, आप भी देखते हैं बहुत सारे लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं और बहुत ज़्यादा उनके साथ स्कैम्स वगैरह होते हैं। यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री को बढ़ती फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं और उनको इंक्लूसिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट का पार्ट बनाएं। ठीक है, तो जब मैं कहता हूं इंक्लूसिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट, मतलब कि डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया से कोई भी बाहर नहीं रहे। और जब बात आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो ये कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बेनिफिट्स आपको पता ही हैं कि जैसे गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट देना है, लोगों के बैंक अकाउंट्स लिंक्ड नहीं है, लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, ऐसे में ये बड़ी एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है या RBI चाहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रायर फैक्टर की तरह हम लें। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 92 पे। एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन इज एसोसिएटेड विद, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन इज एसोसिएटेड विद, जल्दी से पॉज करो और बताओ क्या आंसर है। अगर आपका मेरा आंसर मैच करेगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चांसेस बहुत हाई हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ। और मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के UPSC क्वेश्चन से आपको मैच्ड मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही वेल क्यूरेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको क्या करना है, थॉरोली इस सीरीज को फॉलो करना है डिलीजेंटली। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन इज एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। देखो बात आती है रूल्स ऑफ ओरिजिन की, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका आंसर दो। डी तो नहीं होना चाहिए ना, डी तो नहीं हो सकता। रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड बात हो रही है, ट्रेड से रिलेटेड बात हो रही है, तो आपको WTO न्यूज में मिलेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने क्या किया है रिसेंटली, दे हैव रिसेंटली नोटिफाइड कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2020। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि ओरिजिन ऑफ एन इंपोर्टेड प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। आपने देखा होगा अमेजोन ने भी किया, चाइना की इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करने के लिए। अब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें एक टैग लगा होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो चाइना से आया। आप अमेजोन पे शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। आप अवगत हो जाएंगे, ठीक है, अवेयर हो जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, मुझे इंडियन प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात वहां से न्यूज में आई, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया इंडिया में कि जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक लेबल लगा दो कि कहां से ये आए हैं। अब WTO का एग्रीमेंट क्या कहता है, WTO का एग्रीमेंट रूल्स ऑफ ओरिजिन पे ये कहता है कि लॉन्ग टर्म हार्मोनाइजेशन के लिए जरूरी है, नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स होने जरूरी है। नॉन प्रेफरेंशियल मतलब आप किसी एक कंट्री को प्रेफरेंस ना दें, आप अपनी कंट्री की मार्केट सबके लिए ओपन करें। ठीक है, इंपोर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोले कि अगर यही इंपोर्ट चाइना भी दे रहा है और यही इंपोर्ट फिलीपींस भी दे रहा है और दोनों का प्राइस सेम है
तो हम चाइना के इंपोर्ट्स को पे एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगा के महंगा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली हार्मोनाइजेशन ऑफ रूल्स की बात करता है, यानी जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इफेक्टिवली हो सके, कोई भी ट्रेड बैरियर ना लगे, वहीं से इसका रिलेशन मिलता है। रिसेंटली री इन्वेस्ट इज इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है री इन्वेस्ट? बहुत इजी है, पॉज करो फिर मैं आपको हिंट दूंगा, हिंट से आपको पता चलेगा। तो होपफुली आपने अब तक इसका आंसर निकाल लिया होगा, है ना। तो देखो टर्म है री, ऐसे भी थोड़ा सा गेस करने की कोशिश क्या करो। आर ई से मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, तो फिर बात खत्म हो जाती है। नीचे क्या देखना, जब हमें पहले में ही आंसर मिल गया रिन्यूएबल एनर्जी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट कॉल की। याद रखना, थर्ड थी रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट, नाम था री इन्वेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन की गई थी। इसकी थीम क्या थी, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये इसकी थीम रही। री इन्वेस्ट क्या करेगा, इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा, जो बाहर बैठे इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिन्यूएबल ग्रोथ पे, उनको हेल्प करेगा ताकि वो कंट्री में इन्वेस्ट कर सके। इसमें कौन कौन सी पार्टनर कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, मालदीव्स, यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां से इन्वेस्टमेंट भारत में आती है। तो ये कहा जा रहा है कि जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोशिश करो कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा आए, जिससे कि भारत नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे जा पाए और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर पाए इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्वेश्चन 94, कंसिडर द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। It is a central sector scheme under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Provide medium long-term debt financing facility through interest subvention and credit guarantee. Its beneficiary includes individual farmers as well as organizations like farmer producer organizations. आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए और बताइए। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, ये उसकी एडेड इंफॉर्मेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए। तो ऑल आर करेक्ट। कैसे, देखो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। याद रखना, एआईएफ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जिसमें फैसिलिटी दी गई है 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया गया, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने के चलते सारा कुछ सेंटर देगी। यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं कौन कौन है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, सेंट्रल सेक्टर एजेंसीज, प्राइवेट स्टेट प्राइवेट पार्टनरशिप स्टेट एजेंसीज, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं, वो लोन ले सकती हैं और एग्रीकल्चर को बेटर कर सकती हैं। एआईएफ 1 लाख करोड़ का है, बैंक्स इसको आप प्रोवाइड करेंगे लोन, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उस लोन का 3% इंटरेस्ट सबवेंशन करेगी 2 करोड़ तक के लोन का। मतलब अगर आपका लोन है 2 करोड़ और इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है 8%, तो 3% सरकार देगी, 5% फार्मर को देना है या इस ऑर्गेनाइजेशन को देना है। स्कीम अगले 10 साल के लिए ऑपरेशनल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आइडिया वही है, डबलिंग द फार्म इनकम। चलते हैं क्वेश्चन 95 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रिगार्ड टू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ARHCs। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बताना है आपको। सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, एक्सक्लूसिव स्कीम फॉर अर्बन माइग्रेंट्स। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, जल्दी से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो यहां आप देखेंगे वन इज करेक्ट। क्या है ये, अर्बन माइग्रेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें हम देखेंगे किस किस के लिए स्कीम है। कैबिनेट अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग फॉर अर्बन माइग्रेंट्स, अर्बन माइग्रेंट्स के लिए आया था, एंड पुअर एज सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके लिए इंक्लूजन किस किस का, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वर्कफोर्स कौन कौन सी है। अर्बन माइग्रेंट्स में आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले, डोमेस्टिक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले, अदर सेक्टर्स में काम करने वाले लेबरर्स, और लॉन्ग टर्म टूरिस्ट विजिटर्स एंड स्टूडेंट्स, इनके लिए भी ये स्कीम है जिसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जहां पे वो लोग रह सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट आया था और इससे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, लो कॉस्ट हाउसिंग डेवलप की जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 96 की तरफ। नेशनल GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। नेशनल GIS किसने लॉन्च किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और बताओ।
यहाँ पे आप देखेंगे किसका है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, नाम है नेशनल जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी क्या करेगा, लैंड बैंक सिस्टम बनाएगा और उसका इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। स्टेट्स जो है वो अकॉर्डिंगली इस डेटाबेस को यूज करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती हैं। हमें पता चल जाएगा कि हमें रेल कनेक्टिविटी करनी है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी करनी है, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना है, किस तरह से डेवलप करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं 97 की तरफ। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर विल बी सेटअप। इसमें से कहां पे इंडिया का पहला इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा वुमेन्स? तो महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, तेलंगाना। न्यूज़ में था और बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे ये सेटअप हो रहा है, वो बहुत ही फेमस है किसी फ्रूट के लिए भी। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है और आंसर को देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बी केरला इज द राइट आंसर। कैसे? केरला में सेटअप हुआ है ये पहली बार, और कॉन्सोनेंस विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अभी जहाँ पे किया गया अंगामल्ली। अंगामल्ली में एक बहुत फेमस फ्रूट है, वो है मैंगो। वहाँ का मैंगो बहुत फेमस है और वहाँ की मैंगो चटनी बहुत फेमस है, ठीक है। तो कभी ट्राई कर सकते हो। तो अंगामल्ली में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कोचीन के आउटस्कर्ट्स पे है ये जगह। यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक सेफ प्लेस होगी जहाँ पे वुमेन जो है अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकती है ना, ट्रेड सेंटर स्टार्ट कर सकती हैं, यानी उनको एक इक्वालिटी दी जाएगी, उनको भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट बनाया जाएगा। जो वुमेन आगे आना चाहती है, पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, वो यहाँ जा सकती हैं, फैसिलिटेटर बन सकती हैं और यहाँ जाके अपने वेंचर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 98, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या इसमें से करेक्ट है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्पेशलाइज्ड, लोकल एरिया एंड नन ऑफ द अबव। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं या कंपनी जो है वो क्या है? इसमें से आपको स्क्रीन को पॉज करके बताना है कि वो बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, नन ऑफ द अबव है, एनबीएफसी है। जैसे मैं आपको बार बार बताता आया हूँ, इस तरह की जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं शैडो बैंक्स। तो याद रखने वाली बात है, शैडो बैंक्स। शैडो बैंक्स क्या होते हैं? जो ओरिजिनल बैंक के शैडो में वर्क करते हैं। ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस करता है। अब ये सारे फाइनेंशियल फंक्शंस को फुलफिल नहीं कर पाता। कुछ लोन के जो फंक्शंस होते हैं वो एनबीएफसीज करती हैं, फाइनेंस देने के काम एनबीएफसीज करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम चलाई थी आत्मनिर्भर पैकेज के थ्रू। ये स्कीम इसलिए चलाई गई क्योंकि बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे, एनबीएफसीज भी बहुत क्राइसिस में थी, और ये माना जा रहा था, जैसे कंपनीज है बजाज फाइनेंस, जैसे कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज के पास एक मनी को लेके क्राइसिस थी, लिक्विडिटी को लेके क्राइसिस थी। उस लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम चलाने की बात की गई और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट बनाया गया। अब आपको बताना है एचएफसी क्या है। एचएफसी एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो इससे आपको ये पता चला एनबीएफसीज कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं। पहले तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, फिर आरबीआई से लाइसेंस लेती हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटरिंग करता है, आरबीआई अपने रेगुलेशंस उन पे चलाता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनका है फाइनेंस देना एनबीएफसीज का। यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का क्या काम है? हाउसिंग फाइनेंस देना। जैसे आप देखेंगे पीएनबी एक बैंक है, लेकिन पीएनबी का एक अलग ब्रांच है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। वो क्या है? वो एक तरह से एनबीएफसी की तरह काम करेगी। आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जाके खाता नहीं खुलवा सकते, पैसे नहीं जमा करा सकते, बस आपको वहां पे हाउस का फाइनेंस मिलेगा और आपकी ईएमआईज जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है हाउसिंग फाइनेंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है फिर भी वो क्रेडिट पे काम करती है। देन कंसिडर्ड एज एनबीएफसी आरबीआई रेगुलेशंस में। और एचएफसीज को अभी अभी क्या हुआ, आपने किसको हैंडओवर किया? नेशनल हाउसिंग बैंक को हैंडओवर कर दिया था आरबीआई का, ठीक है। क्लियर है? तो याद रखना एचएफसीज का जो रेगुलेशन था वाज हैंडेड ओवर टू आरबीआई फ्रॉम नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी के पास था, फिर उसको आरबीआई को दे दिया गया। आरबीआई ने मॉनिटर कर रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युइटी मॉडल, ठीक है। बहुत न्यूज में रहता है बॉट एन्युइटी, अभी न्यूज में भी था। आपको बताना है कि बॉट एन्युइटी के केस में क्या सही है। अंडर दिस मॉडल अ डेवलपर बिल्ड्स अ हाईवे, ऑपरेट्स इट फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड ट्रांसफर्स इट बैक टू द गवर्नमेंट। बात सही है। देयर इज नो गवर्नमेंट पेमेंट टू द डेवलपर एज ही अर्न्स हिज मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम टोल्स।
प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर मेट बाय गवर्नमेंट। इसको मैं थोड़ा सा लेमन में समझा देता हूँ। इस मॉडल में डेवलपर हाईवे बनाता है, उसको चलाता है और एक टाइम के बाद सरकार को वापस दे देता है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। नो गवर्नमेंट पेमेंट टू द डेवलपर, कोई गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट कहती है खुद हाईवे बनाओ, ठीक है, पैसा निकालो, जब पैसा पूरा हो जाए आपका हमें हाईवे दे देना। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जितना भी रॉ मटेरियल सरिया सीमेंट है, ठीक है, आयरन है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सब सरकार देती है। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, बीओटी मतलब बिल्ड करो, ऑपरेट करो, फिर ट्रांसफर कर दो। एन्युटी का मतलब सालाना, एनुअल। एन्युटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ सालाना पेमेंट करती रहेगी। अब आप मुझे बताओ कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस आंसर को सॉल्व नहीं कर पा रहे, आशा करता हूं आपने स्क्रीन को पॉज किया होगा और अच्छे से इस पर इस पर सोचा होगा, है ना। आराम से सोच के आपने आंसर देने की कोशिश की होगी। फिर भी अगर नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं। इनकरेक्ट में देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मॉडल जहां पे गवर्नमेंट जो है एन्युटी बेसिस पे कुछ ना कुछ पेमेंट करती रहती है, ठीक है। एक हाईवे बनाया गया, उस हाईवे में लेटर से 100 करोड़ की लागत आई, सरकार कह रही है कि हम आपको 10-10 करोड़ सालाना 10 साल तक देते रहेंगे, एन्युटी मॉडल। तो इस हिसाब से नो गवर्नमेंट पेमेंट वाली जो लाइन है ये गलत हो जाती है, और जब ये गलत हो जाती है तो फिर आपका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि देखो आपको इनकरेक्ट निकालना है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है, अंडर दिस मॉडल डेवलपर बिल्ड्स अ हाईवे, हाईवे बिल्ड किया, ऑपरेट किया और एक टाइम के बाद ट्रांसफर कर दिया, बॉट मॉडल लग गया, ये सही है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि ये सही है और बचता है 2 और 3। अब 3 को देख लेते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर मेट बाय गवर्नमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, बिल्ड करो, सर बनाओ भी खुद से, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों गलत है। बहुत इजीली ये क्वेश्चन निकल जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में फंस जाओ तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देख लेते हैं, 2 और 3 इनकरेक्ट है। अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम बॉट मॉडल को एन्युटी लेवल पे चलाएंगे, ठीक है। बिल्ड भी करो, ऑपरेट भी करो, ट्रांसफर भी करो और हमसे एक सालाना पैसा लेते रहो, ठीक है, अपने खर्चे अपनी कॉस्ट निकालते रहो। बॉट एन्युटी मॉडल में क्या होगा, हाईवे बिल्ड किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट कुछ उस कमर्शियल लॉन्च के बाद, एक बार हाईवे पूरा हो जाए, कमर्शियल लॉन्च हो जाए, गवर्नमेंट कुछ कुछ पैसा देने लगेगी। अगर आप 2 देखेंगे, जो प्रोविजन नंबर 2 था कि देयर इज नो गवर्नमेंट पेमेंट टू द डेवलपर एज ही अर्न्स हिज मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम द टोल्स, ये सिर्फ प्योर बॉट मॉडल में होता है। यानी हाईवे बनाओ, ऑपरेट करो, टोल देते हो ना, टोल लेते रहो, और जब टोल से पैसे पूरे हो जाए, खर्चा निकल जाए, प्रॉफिट्स निकल जाए, फिर हमें दे देना। उसमें बांध दिया जाता है 25 साल का टोल ले लो, 25 साल के बाद ये प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी, ये हाईवे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एन्युटी मिसिंग है, इसलिए ये गलत है। और दूसरा देखेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये है ईपीसी मॉडल। इस पे भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे इसको भी डिटेल में। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, यहाँ पे क्या होगा, सरकार जो है प्रोक्योरमेंट करके देगी मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट मीट करेगी, और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कौन करेगी, प्राइवेट कंपनी करेगी। तो यहाँ पे ये होता है ईपीसी मॉडल। एक हैम मॉडल भी होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, उसको भी मैं क्वेश्चन लाके बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है और वो पूछते रहते हैं क्या सही है। चलते हैं क्वेश्चन 100 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स, एफएमआई के बारे में बताओ। इट विल रैंक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ ऑप्टिमम इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एफएमआई के चलते आपको बताना है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। स्क्रीन को पॉज करो और इसका आंसर दो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम किसने बनाया है। देखो, नीति आयोग ने तो नहीं बनाया है, इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके चलते कर क्या रहे हैं, स्टेट्स जिस तरह से खर्चा कर रही है, ठीक है, स्टेट्स कैसे कैसे अपने पैसे को खर्च कर रही है, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे रैंकिंग की जाती है। एफएमआई रैंक्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, कौन सी स्टेट बेहतर तरीके से अपने पैसे को खर्च कर रही है, पब्लिक मैनेजमेंट वो फंड का कैसे कर रही है, इस पे चर्चा की जाती है। किस तरह से वो पैसे को
सोशल कॉज में लगा रही है और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है। तो यही देखा जाता है कि कौन सा टाइमली यूटिलाइजेशन है, कैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं, क्या इंटरनल ऑडिट हुआ नहीं हुआ, सोशल ऑडिट हुआ नहीं हुआ। मैं आपको इंटरनल ऑडिट बता देता हूं क्या होता है। इंटरनल ऑडिट मतलब जहां पे सीएजी वगैरह सरकार के खर्चों का या स्टेट जो एसएजी है सीएजी है सरकार के खर्चों का क्या करती है, ऑडिट करती है। सोशल ऑडिट क्या होता है, सोशल ऑडिट में सिर्फ खर्चे ही नहीं ऑडिट किए जाते, सोशल ऑडिट में सारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं। लेट अस से अगर मैं आपको नरेगा का एग्जांपल दूं तो नरेगा देश में एक ऐसी स्कीम है जिसमें सोशल ऑडिट किया जाता है। जैसे पंचायत के मेंबर्स बैठेंगे, ठीक है, एनजीओज बैठेंगी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स बैठेंगे और मिलके ऑडिट कर लेंगे, देख लेंगे लेखा जोखा सब सही है नहीं है, पूछेंगे 110 करोड़ की जॉब्स दी गई, हाँ दी गई, क्या सबको जॉब मिली, हाँ मिली। तो इस तरह से सोशल ऑडिट में सोशल इन्वॉल्वमेंट होता है। इंटरनल ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ सीएजी आती है, देखती है अच्छा 100 रुपए खर्च किए, 20 रुपए वहां खर्च किए, 30 रुपए वहां खर्च किए, 80 रुपए वहां खर्च किए, सब कुछ ठीक है और 120 दिए थे, 20 रुपए बच गए, ऑडिट हो गया। ये नहीं मतलब जहां किए ठीक से किए नहीं किए, आपने क्या कागजों में ही किए, लोगों को जॉब मिली नहीं मिली, ऐसा सीएजी का काम नहीं रहता। ये होता है सोशल ऑडिट का काम। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चीजों में जो आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है। देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डिसाइड किया है कि वो भी एक ऐसा ही सर्वे की, अब एक ऐसा ही रैंकिंग करेगी आप उन स्टेट्स का जो पंचायत का जो बेसिकली फंड्स लेते हैं। क्लियर है। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे अगले सेट 11 में, क्वेश्चंस करेंगे आगे के 10। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।